चलो आज तो मैं वो कहानी सुनाऊंगा जो मेरे को पैरानॉर्मल टीम के एक सदस्य ने भेजी है, जो कि मेरा दोस्त भी है। उसका नाम सुनील है और उसने मुझे ये बहुत रिक्वेस्ट करने पर कहानी भेजी है। तो कहानी स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम भावेश कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके का सुंदर गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2008 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंचती थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली थी। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी था, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। ये जो घटना है ना, ये बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल के कुछ सामान खरीदने के लिए एक छोटे से मार्केट गया था, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात के करीब 9:30 से 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुकी मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे वहीं रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च और एक हाथ में हैंडल था। अभी कुछ ही देर हुई थी, इतने में मेरे नसीब ने मुझे धोखा दे दिया। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2-3 किलोमीटर बाकी थे और टाइम करीब 12 से 12:30 हो गया था अब तक। तभी ना जाने कहीं से मेरे कानों में बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सर थे और ना पैर थे। बिना सर और उल्टे पैर, उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बता दिया। वे भी सारी बातें सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं डर के मारे सब कुछ छोड़ के आ गया। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह उस जगह पर गए जब मैंने साइकिल और सामान छोड़ा था। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरे हुए सामान हमें मिल गए। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ देखा था तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूत?
मैं वहां पर उनको ले गया तो वहां पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात शायद मेरा नसीब अच्छा था जो मैं बच गया। उस भयानक रात को शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है। मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ता हूँ। देरी से एडमिशन लेने के कारण मुझे हॉस्टल की सुविधा नहीं मिली। हॉस्टल के सारे कमरों में सभी ने अपना सामान पहले से ही जमा लिया था। मुझे अब चिंता होने लगी कि अगर मैंने कहीं आसपास रहने की जगह नहीं ढूंढी तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप पहले ही दिन से अपनी क्लास में देर से पहुंचे तब तो ऐसा लगता है मानो आप अपनी कक्षा में नहीं किसी और की कक्षा में घुस गए हो। इस तरह की बातों का ख्याल मेरे मन में भी आ रहा था। पर सच बताऊं तो आज मैं बहुत खुश था क्योंकि नया शहर, नए लोग, मुझे काफ़ी आनंद आ रहा था। मैं कमरे की तलाश में था। मैं चारों तरफ लगे बोर्ड और दीवारों पर लगे पोस्टरों को ध्यान से देख रहा था। तभी मेरी नज़र एक पोस्टर पर बने लॉन्च पर पड़ी तो मैंने तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था सेंट लॉज, 75 रुपये प्रति महीने। फिर एक डरावनी सी फोटो लॉन्च की लगी थी जो पुरानी फिल्मों की डरावनी जगहों की तरह दिख रही थी। और अंत में नीचे दाहिने कोने में लिखा था अपनी हालत के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरे लिए ये सब सिर्फ एक फालतू की बातें थी और मुझे किसी भी हालत में एक कमरा चाहिए था। तो मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया और मैं तुरंत दिए गए पते पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने जो देखा और सुना उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो मुझे उस लॉज की डरावनी कहानी सुना रहा था। उसने मुझे बताया, बेटा, मेरी बातों को अफवाह ना समझना। मैं तुमसे जो बता रहा हूं उसे गौर से सुनो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर बाबा ने आगे बताना शुरू किया, बेटा, कुछ सालों पहले यहाँ एक लड़की रूम नंबर 14 में रहने के लिए आई थी। दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी, लेकिन काफी साधारण थी। किसी अमीर घराने की भी नहीं लगती थी। बेचारी बच्ची दिल की बहुत अच्छी थी, बड़ी नेक थी। कई दिन बीत चुके थे। एक दिन जब वह कॉलेज से आई तो वह काफी ज्यादा घबराई हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। वह तेजी से कमरे की ओर चली गई। थोड़ी ही देर में रात के सन्नाटे में एक चीख सुनाई दी जिसने उस लॉन्च में रहने वाले हर किसी के होश उड़ा दिए। कहानी सुनाते सुनाते अचानक वो बाबा किसी सोच में डूब गए। माथे का पसीना पहुंचते हुए उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली और मेरी ओर झुककर मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोले, बेटा, जरा संभल कर रहना। मुझे खड़े खड़े लगभग 20 मिनट हो चुके थे और 20 मिनट में ही मेरी हालत इन बाबा जी ने खराब कर दी थी। ये एक हॉरर स्टोरी के जैसा लग रहा था। मैंने पूछा, बाबा, इस जगह का भाड़ा इतना कम क्यों है? बाबा ने खांसते हुए जवाब दिया, बेटा, यहाँ पास में कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान होने की वजह से यहाँ कम लोग आते हैं। अभी तो केवल 5 लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पर और तुम्हें मिला के 6 हो गए। यहाँ ज़्यादातर लोग मजबूरी में रहने आते हैं। मैंने बाबा जी से कमरे की चाबी ली और कमरे की ओर चल दिया। आगे से दाई और बेटा, बाबा ने खांसते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर पीछे देखा और गेट के अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर मैंने कमरे की ओर देखा। चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे। गंध तो ऐसी आ रही थी जैसे हजारों चूहे किसी गटर के टैंक में मरे पड़े हों। मैंने चाबी को दरवाजे की ओर बढ़ाया। मेरी नज़र चाबी के छल्लों पर पड़ी जिस पर किसी की फोटो लगी थी। मैंने कुछ देर तक फोटो देखने की कोशिश करी पर फोटो धुंधली होने के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी।
मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरचराते हुए खुल गया। कमरे के अंदर काफी ठंड थी, मानो ऐसा लग रहा था कि ठंड शुरू हो गई हो। कुछ देर मैंने यूं ही कमरे को देखने में लगा दिए। मैं आंखें बड़ी बड़ी करके ऐसे देख रहा था मानो मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। कमरे के चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मैंने अपना सामान एक कोने में रखा और सफाई करने में जुट गया। काफी मशक्कत के बाद करीब 1-2 घंटे में मैंने अपना सारा सामान सही जगह पर कर दिया। मेरा कमरा एकदम नया जैसा लग रहा था। मैं बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कुछ ऐसा मिल गया है जो और किसी के पास हो ही ना। रात्रि का भोजन करके मैं सोने चला गया। गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए मैंने खिड़कियों को खोल रखा था। लॉन्ज में सभी अपने अपने काम करके सो चुके थे। कुछ घंटों बाद सुबह हुई। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, फ्रेश हुआ और कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस था। मैं इधर उधर देख रहा था, तभी कॉलेज के कुछ नए लड़के मेरा इंट्रोडक्शन लेने आए जो मेरी ही क्लास के थे। मैंने उनके साथ ही अपना कक्षा में प्रवेश करा और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। शाम को मैं घर वापस आया। घर का कुछ काम जो बचा हुआ था उसे पूरा किया और रात का भोजन करके सोने चला गया। हालांकि बाबा ने जैसा बताया था वैसा कुछ अजीब अभी तक हुआ नहीं था, जैसा कि हॉरर फिल्मों में होता है। काफी दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। सब कुछ काफी नॉर्मल था। पर एक दिन अचानक जब मैं सोने गया, तभी मुझे किसी के फुसफुसाहट की आवाज आई। तो मैंने सोचा कि शायद कोई बात कर रहा है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। सुबह हुई तो मैंने देखा लॉज के सारे कमरे बंद पड़े थे। कमरों को बंद देखकर मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। जब यहां कोई नहीं है तो रात में बातें कौन कर रहा था? शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। नींद में मुझे पता नहीं चला। रोज का काम पूरा करने के बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गया। क्लास में, यार तूने कुछ सुना एग्जाम होने वाले हैं? हाँ भाई, अब तो रात भर जागकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल, क्या बात करनी थी? तुझे तो पता है ना मेरी पूजा से बात नहीं होती है। हाँ हाँ यार पता है। यार भाई तू बात करना मेरी तरफ से। ना बाबा ना, मैं नहीं करूँगा, नहीं तो सारा गुस्सा मुझ पर ही निकल जाएगा। दरअसल राजीव और मैं उसकी गर्लफ्रेंड पूजा के बारे में बात कर रहे थे। राजीव की गर्लफ्रेंड पूजा काफ़ी समय पहले यहाँ पर पढ़ने आई थी, लेकिन वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। लेकिन उसे कमरा ना मिलने की वजह से उसने कहीं और अपना रूम सेटअप कर लिया था। और जब से वो यहाँ पर आई थी तब से राजीव की उससे कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुछ समय से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। और राजीव उससे बेहद सच्चा प्यार करता था। और हाँ, इस बात का मैं भी गवाह हूँ क्योंकि स्कूल टाइम से मैं उसे देखता आ रहा हूँ। एक बार की बात है, पूजा को हमारी क्लास की लड़कियां काफ़ी परेशान करती थीं। तो पूजा ने गुस्से में आकर डस्टर जो होता है ना, डस्टर जिससे ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, उससे उस लड़की के सर पे मार दिया, जिससे कि उस लड़की को काफ़ी गंभीर चोट लगी थी। इस बात का पूरा पूरा नाम राजीव ने अपने सर पर ले लिया था। दरअसल पूजा को एग्रेशन की प्रॉब्लम थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो गुस्से में क्या कर देती थी ये खुद उसे पता नहीं होता था। खैर, उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा और इस दिन राजीव भी मेरे साथ आया था मेरे यहाँ रहने। उसने जब मेरा घर देखा, मतलब जिस धर्मशाला में कमरे में मैं रह रहा था, उसने जब वो घर देखा, वो लॉन्च देखा, तो उसने कहा, यार तू ये कहाँ रह रहा है? ये भी कोई जगह है?
देख रहा है कितना कूड़ा खटखट पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ऐसा लगता है जैसे किसी भूतिया लॉन्च में आ गया मैं। फिर मैंने उसे बताया कि मैं मजबूरी में यहाँ पर रह रहा हूँ। अब हम दोनों रात में हंसी हंसी मजाक करते करते सो गए। तभी अचानक राजीव की नींद खुली। उसे उसके कानों में कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि पायल छनकने की, और या ऐसा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। राजीव ने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी वहां दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उसे ठंडी हवाएं आने लगी। राजीव ने फिर देखा, क्योंकि गर्मी बहुत थी, इसमें इतनी ठंडी हवाएं आना संभव ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियां आ गई हों। इसके बाद राजीव ने मुझे उठाया और ये सारे का सारा किस्सा बताया। मैंने कहा, यार भाई तेरे मन का वहम होगा यार, समझा कर, सो जा, मैं सुबह सुबह जल्दी जाना है। राजीव भी सो गया। फिर उसके बाद दोबारा राजीव को ऐसा लगा जैसे जैसे उसे कोई छू रहा हो, उसे कोई सहला रहा हो। इस बार राजीव उठा और उसकी हल्की सी आंख खुली तो उसने जो देखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया, क्योंकि उसके मुंह पे बाल आ रहे थे और एक आंख उसकी नज़र के सामने थी। मतलब कि पूरे के पूरे बाल उसके चेहरे पे हैं और उसकी एक ही आंख उसे दिखाई दे रही है, जो पूरी आंखें बिल्कुल लाल थी। राजीव बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके मुंह को जकड़ रखा हो। फिर उसने बताया, राजीव, पहचाने नहीं मुझे? राजीव ने बोला, "को, को, कौन?" उस लड़की ने बोला, पूजा। उसके बाद राजीव बेहोश हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो चुकी थी। सुबह जब राजीव उठा तो उसने कहा, यार यार तुझे पता है पूजा आई थी यार, और ये सब हुआ मेरे साथ रात रात में। उसने सारी की सारी कहानी मेरे को बता दी। मैंने उसे बताया, अरे पागल, भाई तू सपने में क्या क्या देखता है? तेरे को पता है मैं कितने टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जिसे तू भूत या किस्सा कह सके। राजीव देख, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने वो देखा था, और चल ठीक है, तेरी मेरी दोस्त की कसम, बस। अब ये बात थोड़ी सीरियस हो गई थी, क्योंकि आज तक राजीव ने कभी भी दोस्ती की कसम झूठी नहीं खाई थी। अब मुझे अंदर से लगने लगा था कि राजीव ने कहीं ना कहीं सच के आसपास कुछ ना कुछ तो देखा है। अब हम दोनों इन्वेस्टिगेशन पे लग गए, क्योंकि उसने बोला था पूजा, और पूजा कहे अनुसार यहीं पर आई थी, और आज तक वो कभी मिली नहीं। हमने बहुत ढूंढा, हमने ढूंढते ढूंढते जो धर्मशाला है ना, लॉन्च है, उसकी डायरी चेक करी, क्योंकि डायरी में बहुत पुराने पुराने एंट्री ज़रूर होती हैं और नंबर और फोटोज़ होते हैं। और डायरी के साथ साथ हमने बाबा से भी पूछा। सब कुछ तहकीकात करने के बाद हमें पूजा के बारे में जानकारी मिली गई। 22/9/2015 ये डेट थी पूजा के इस लॉन्च में एंट्री करने की। और बाबा ने भी जैसा उसका हुलिया हमें बताया, वो बिल्कुल डिट्टो पूजा से मैच करता था। और उसके बाद हमारा शक पक्का तब हुआ जब हमने पूजा की फ़ोटो देखी, जो हमें बाबा ने दिखाई, जो कि न्यूज़पेपर में थी। ये देखने के बाद मैं और राजीव अंदर तक दहल गए। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मैं इतने टाइम से एक भूत के साथ रह रहा था, और भूत भी कौन, राजीव का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो बहुत प्यार करता था पूजा से, बहुत ज़्यादा, और शायद इसी वजह से पूजा उसे दिखी। लेकिन राजीव ने इसके पीछे तहकीकात करने की सोची, क्योंकि उसे लग रहा था कि पूजा उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन शायद उसके डर की वजह से या उसके भले के लिए उससे दूर चली गई थी। अब दोनों आज की रात वहां रुकने का सोच रहे थे, और इस बार वो सोने का नहीं सोच रहे थे, वो जागने का सोच रहे थे। और राजीव ने मुझसे एक दिल दहला देने वाली बात कही। उसने कहा कि एक काम कर, तू कमरे से बाहर चले जा, जो भी बात है वो मुझसे करना चाहती है,
शायद तेरे सामने नहीं करना चाहती, या शायद तेरे को नहीं बताना चाहती। और कई बार ऐसा होता भी है, ये किस्से होते भी हैं। लेकिन मैंने उससे कहा कि देख, जो भी होगा वो मेरे सामने होगा, और मैं तेरे को कुछ नहीं होने देना चाहता। क्या पता आत्मा तेरे पे हावी हो जाए। इसलिए हम दोनों साथ में बैठ गए, और मैं भी राजीव का एक साथी सा बन के बैठा रहा, जिसका इन सब से कुछ ताल्लुक नहीं था। उसके बाद मेरे कमरे की मोमबत्ती बुझ गई और काफी तेज तेज हवा चलने लगी। अब इसमें अजीब क्या था? अजीब ये था कि गर्मियों के मौसम में तुम्हें अच्छे से पता है कि रात का टेम्परेचर क्या होता है, और उस टेम्परेचर को छोड़ के जब कोई अलग टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि हम राजस्थान में थे, उस टेम्परेचर को छोड़ के अगर कोई ठंडा टेम्परेचर अचानक से आ जाए, तो तुम क्या महसूस करोगे? इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब होता ही है। और वही हुआ। हमारे सामने अचानक से एक काला साया आके खड़ा था, जो कि इतना डरावना था, इतना डर कि मैं लफ्ज़ों से बयां नहीं कर सकता। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मेरी नज़र राजीव पर पड़ी। राजीव के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन भी नहीं थी। क्या प्यार में इतनी ताकत होती है कि चाहे प्यार कैसा भी हो, उसे बस उसमें प्यार ही नजर आता है। राजीव ने कहा, पूजा। उस साय ने बोला, राजीव। फिर वो दोनों थोड़े पास आए और गले मिल गए। राजीव ने बोला, पूजा, ये सब क्या है? फिर राजीव ने सारी बातें पूजा को बताई कि कैसे कैसे उसके माँ बाप उसके लिए चिंता कर रहे हैं, और सबको यही लगता है कि वो भाग गई है। फिर पूजा ने जो बताया, उसे सुनने के बाद मैं, राजीव, हम अपनी हालत नहीं बता सकते। पूजा ने बताया कि जब वो द्वारका से कोटा पढ़ने आई थी, तब उसे यहाँ पर, मतलब जब आने के बाद, तो इसे रूम नहीं मिल रहा था, कोई हॉस्टल नहीं मिल रहा था रहने के लिए, और हॉस्टल में कोई कमरा भी नहीं था। वो कुछ टाइम तक गर्ल्स हॉस्टल में रही। उसके बाद उसने इस लॉन्च के बारे में सुना, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में जगह नहीं थी। जब वो इस लॉन्च में रहने आई, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। पर इसके बावजूद उसने यहाँ पर रहने का सोचा, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उसे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना था, जिसके चक्कर में वो यहाँ पर रुक गई। एक दिन की बात है। लॉन्च के बाजू वाली कॉलोनी में एक लड़का रहा करता था, नीरव नाम का, जो कि काफ़ी टाइम से उसे स्टेयर कर रहा था, मतलब कि ताड़ रहा था, या फिर उसको स्टॉक करता था, उसका पीछा करता था। इस बात को कहीं ना कहीं पूजा ने भांप लिया था। एक दिन जब वो ऐसे ही उसको स्टॉक कर रहा था, तो पूजा रुक के उससे बोलने लगी कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, प्लीज़ मेरे को स्टॉक करना बंद करो। उस लड़के ने उससे बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको लाइक करता हूँ। लेकिन पूजा ने उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई, और ऐसे कई बार चला। हमेशा पूजा ने उसका विरोध करा। लेकिन एक दिन जब पूजा थोड़े टाइम बाद, मतलब कि एक्स्ट्रा क्लास के बाद, अपने कॉलेज से अपनी लॉन्च पे लौट रही थी, तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे चल दिया। और जब वो अपने कमरे में एंटर होती है, तो वो लड़का भी चुपके से उसके पीछे से उसके कमरे में आ जाता है और गेट को बंद कर देता है। उसके बाद उस लड़के ने वो सब करा जो शायद एक जानवर भी देख के शर्मा जाए। उसने पूजा के साथ वो घिनौनी हरकत करने के बाद उसे फांसी पे लटका दिया, और पंखे के साथ ही रस्सी बांधकर रस्सी खींच दी, जिसकी वजह से पूजा ने वही दम तोड़ दिया, और वो लड़का नीरव वहां से भाग गया। ये सब पूजा ने बता दिया था। और ये सब कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं राजीव का खून भी खौल रहा था, लेकिन साथ साथ वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि उसकी पूजा ने क्या क्या सहा है। पूजा ने बताया कि जब तक उसे सज़ा नहीं मिल जाती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद वो चली गई। अब मैंने और राजीव ने
उस लड़के का पता लगाना चालू करा और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद हमें वो लड़का मिल गया। राजीव उसे वहीं मार देना चाहता था और ऐसा हो भी रहा था अगर मैं बीच में ना आता। नीरव को बचाते हुए मैंने राजीव से कहा कि ये हमारा नहीं, पूजा का गुनहगार है और इसे हम उसी धर्मशाला में ले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। हम उस लॉज में उस लड़के को ले गए जिसका नाम नीरव था और रात को उसे उस कमरे में बंद कर दिया। दिन में उसकी लाश ऐसी हालत में मिली कि शायद किसी के देखने की हिम्मत ना हो। उसकी लाश को कोई भी देख के बता सकता था कि इसके साथ क्या हुआ है। दरअसल उसकी लाश दोनों पैरों को चीरने, जैसे मान लीजिए तुम्हारे दो पैर हैं, इन दो पैरों को अगर मैं पूरी तरह एक साइड से ऐसे खींचूं, एक साइड से लेफ्ट साइड से खींचूं, मतलब बीच में से फाड़ दिया था उस लड़के को, नीरव को। इतनी बुरी मौत मारी थी। खैर, वो ये डिजर्व भी करता था। इसके बाद शायद राजीव कभी भूल नहीं पाएगा पूजा को, लेकिन मुझे वो हादसा आज भी याद आता है। लेकिन हाँ, जो अच्छा हुआ वो ये था कि पूजा को मुक्ति मिल गई। आमतौर पर किसी भी भूत वाली कहानी में, या यूं कह लीजिए कि किसी भी पारलौकिक घटना में, किसी ना किसी काली परछाई का जिक्र अवश्य मिलता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही काली परछाई से वास्ता रखती है जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका नाम सलोनी था। बचपन से ही उसे भूत प्रेत आत्माओं की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। सलोनी पढ़ाई और खेलकूद में बहुत ही अच्छी थी, पर उसमें केवल एक कमी थी। वो बहुत डरपोक थी, किसी भी बात पर आसानी से विश्वास कर लेती थी। अब वह इंटरमीडिएट पास कर चुकी थी। उसकी मेधावी होने की वजह से उसके सहपाठी उससे बहुत जलते थे, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन कॉलेज में पिकनिक का प्रोग्राम बना। सलोनी भी उस पिकनिक में जाना चाहती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। कारण था कि वो संपन्न परिवार से नहीं थी, मतलब कि उसके परिवार वालों के पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था। मिडिल क्लास परिवार था उसका। शुरुआत से ही मेधावी होने की वजह से उसे छात्रवृत्ति मिली थी, यानी कि स्कॉलरशिप, जिसकी वजह से शहर के एक बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। पर यह सब केवल उसकी पढ़ाई में खर्च हो जाता था। सालोनी कॉलेज पिकनिक में जाना चाहती थी। ये बात रीमा को पता चल गई। रीमा, जो कि काफी अमीर घराने से थी। रीमा सालोनी से बहुत जलती थी। कारण था कि सालोनी कक्षा में हमेशा पास होती थी और काफी अच्छे अंकों से पास होती थी, और जो रीमा थी वो सेकंड आती थी, यानी सालोनी से थोड़ा सा पीछे, जिसकी वजह से सारे सहपाठी सालोनी की तारीफ करते थे। रीमा उससे बदला लेना चाहती थी, अतः उसने एक योजना बनाई। उसने सालोनी को कहा कि वह उसे पिकनिक पर अपने साथ ले चलेगी, पर वहां जाकर उसे रीमा का दिया गया एक टास्क पूरा करना होगा। सालोनी ये सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे राजी हो गई, क्योंकि उसका बहुत मन था पिकनिक पे जाने का। पिकनिक का दिन आ गया। सालोनी ने बहुत सी जगहों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था और सुन रखा था जो प्रेत बदा से ग्रस्त थी, मतलब कि जहां पर प्रेतों के होने का अनुमान लगाया जा सकता था, क्योंकि कॉलेज की पिकनिक ट्रिप जगलपुर में हो रही थी।
और उसने उस जगह के बारे में सुन रखा था। जगलपुर एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट था, और जो शहर था उसकी आय में सबसे ज़्यादा योगदान जगलपुर के टूरिस्ट स्पॉट का होता था। जगलपुर में मज़ेदार और मनमोहक दिखने वाली पर्यटकों के लिए शहर को सही मायनों में स्वर्ग कहा जाता है। शहर कई वन्य जीवों, मंदिरों, झरनों, गुफाओं, झीलों, संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्मारकों और क्या नहीं का निवास है वहाँ। सीधे भाषा में कहूँ तो घूमने के लिए हर जगह है वहाँ पर। जगलपुर में कुछ घूमने की जगह हैं, जैसे कि चित्रकोट झरना, कोदमसर गुफा, तमदा घूमरा, मेंद्री घूमरा, कांगड़े घूमरा, और भी काफ़ी सारी मज़ेदार जगह हैं जहाँ पर अगर आप देख लें तो आपका मन ना करे वहाँ से आने का। और ये सब जो भी मैंने आपको बताया है ना, ये सब अभी रीमा पढ़ रही है एक पुस्तक में, लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी विशेषता थी। तभी रीमा को कुछ ऐसा लेख मिला जिसकी उसे तलाश थी। जगदलपुर का हॉन्टेड हाउस। छत्तीसगढ़ के बस्तर और बाकावंत के पास एक पुराना घर है जिसे शहर में हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। इस प्रेतबाधित घर से एक कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति ने बड़ा साहस दिखाकर इस घर में घुसने की कोशिश करी थी, लेकिन वो गया तो सही, बाहर ना आ सका। जानकारों का मानना है कि इस प्रेतबाधित घर में बसने वाली आत्मा ने उस इंसान को अपना शिकार बना लिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस घर पर किसी शैतान का साया है। अगर कोई यहाँ लंबे समय तक रहने की कोशिश करेगा तो यहाँ रहने वाला प्रेत उसे परेशान करता है। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ रहने वाला प्रेत इंसान के पास आकर उसकी आत्मा निकाल लेता है। हालांकि इन सभी फैक्ट्स में इतनी सच्चाई है, ये सब तो खैर रीमा को भी नहीं पता था। बस ये वहाँ पर लिखा हुआ था और कुछ सटीक भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन रीमा को अपने बदला लेने की योजना मिल गई थी, क्योंकि रीमा भूत प्रेतों पर यकीन करती थी। सुबह की शुरुआत एक उजाले के साथ हुई थी। सलोनी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो कॉलेज ट्रिप पर जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रीमा भी बहुत खुश थी, पर दोनों की खुशी में एक बड़ा अंतर था। बस को आने में काफ़ी समय था। सभी बड़ी बेसब्री से बस का इंतज़ार कर रहे थे। बस आधा घंटा लेट आई। बस के लेट आने पर टीचर और प्रोफेसर दोनों ही बस वाले पर भड़क गए। उसके बाद थोड़ी सी बहस के बाद बस चल पड़ी। सभी अपनी मस्ती में थे। सलोनी विंडो सीट पर बैठी थी। उसने बाहर के दृश्यों का आनंद लेते हुए, सुबह से दोपहर हो चली थी। सर्दियों का मौसम था तो ठंडी हवाएं चलने लगी। अंत में कविता ने विंडो मिरर ऊपर कर लिया और एक नॉवल खोल के पढ़ने लगी। बस दोपहर के वक्त चित्रकूट पर पहुंच गई। रीमा और सालोनी बस से बाहर आई। बाहर का दृश्य बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किस तरह की कहानी है। इसमें तो कोई काली परछाई, भूत प्रेत आत्माओं की एंट्री हुई नहीं। ये सब क्या कहानी है? चलो थोड़ा रुकिए, अब कहानी पे थोड़ा वापस लौटिए। तो रीमा ने कविता से कहा कि तुम्हें वो शर्त याद है ना जो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरा एक टास्क पूरा करना होगा। क्या तुम तैयार हो? सालोनी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अब दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो चुकी थी। अब दोनों चलने को तैयार थे। उनके कॉलेज ने बाकावंत के पास ही एक जंगल में टेंट की तैयारी कर ली थी, और साथ ही में यहां से वह भूतिया घर ज्यादा दूर नहीं था। सालोनी ने एक टॉर्च, कुछ बैटरीज और कुछ खाने का सामान अपने बैग में रख लिया था। अब वे दोनों जंगल के रास्ते उस घर की ओर चल पड़े। वैसे तो वो घर शहर के अंदर आता था, पर साथ ही जंगल की सीमा से जुड़ा हुआ भी था। दरअसल वो खंडर था,
वर्तमान में उसके आसपास के पेड़ पूरी तरह से सूख चुके थे। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई वहां बरसों से कोई इंसान आया ही ना हो। उस भूतिया घर ने अपने आसपास की सभी चीजों को मानो श्रापित कर दिया हो। घर के आसपास मेड़े बनी हुई थी जो पूरी तरह से टूटकर आपस में उलझ चुकी थी। जैसे ही उन दोनों ने मेड़ के रास्ते प्रवेश करना चाहा, रीमा का पैर मेड़ की झाड़ियों में उलझ गया। सालोनी ने उसकी मदद करी। रीमा ने उससे कहा कि वह इस घर के अंदर जाकर कुछ देर रहकर दिखाए। दरअसल उसने सालोनी से ये बात छुपाई थी कि ये घर हॉन्टेड है। सालोनी थोड़ी देर सोचने लगी, पर फिर उसने सोचा कि वह रीमा की वजह से ही इस ट्रिप पर आई है। और लास्ट में उसने ये भी सोचा कि उसे ये बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि उसने वादा करा था। इसके बाद सालोनी ने टॉर्च जलाई और हल्का सा घर के अंदर देखा तो घर पूरा जालों से भरा पड़ा था। अंदर घुप अंधेरा था। इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद उसे सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके पैरों की आवाज के अतिरिक्त उसे और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तभी उसके पास से होकर एक परछाई गुजरी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बचपन में सुना था कि भूत प्रेत आत्माएं हकीकत में होती हैं, और उसे वो सारी कहानी याद आ गई जो उसकी माँ और दादी उसे सुनाया करती थी भूत प्रेत से रिलेटेड। वह बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर दरवाजा बंद हो गया था और अब उसकी टॉर्च की लाइट भी बुझने लगी थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक्स्ट्रा बैटरी थी। उसने अपने बैग से बैटरी निकाली, लेकिन बैटरी उसके हाथ से गिर गई। अब वह जोर जोर से चीखने लगी। रीमा ने उसकी चीख सुनी, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। सालोनी ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अंधेरे में ही बैटरी ढूंढने लगी। तभी उसका हाथ किसी ने खींचा। जैसे ही उसने ये महसूस करा, वो डर से बेहोश हो गई। इधर रीमा सोच रही थी कि उसका बदला पूरा हो गया। रीमा सुबह होने से पहले अपने टेंट में आ चुकी थी, फिर इंतजार करने लगी। सुबह हो चुकी थी और सभी वापस जाने की तैयारी करने लगे। मोहम्मद टीचर ने सबकी गिनती शुरू करी, पर सालोनी का नंबर आने पर वह एब्सेंट थी। सब चिंतित हो गए थे। बहुत खोजने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला। तो मोहम्मद, जो कि उसके टीचर थे, उन्होंने वहां के लोकल उसकी सूचना देकर बाकी सभी को लेकर रवाना हो गए। अभी इस घटना को हुए कई दिन बीत चुके थे। रीमा अब क्लास में सबकी चहेती बन चुकी थी। अब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। तभी एक रात को जब वो घर में अकेली थी, तभी लाइट चली गई। उसने जैसे ही मोमबत्ती जलाई, उसे अपने सामने एक भयानक काली परछाई दिखाई दी। वो उसे एक टक घूरे जा रही थी। वो सालोनी थी जो काफी समय पहले मर चुकी थी, और अब उसकी आत्मा रीमा के साथ आ चुकी थी। उसने रीमा को मार डाला था और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर उसी खंडर में चली गई जहां उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद से वो फिर कभी किसी को नहीं दिखी। हनुमान जी के भी काफी ज्यादा चमत्कारी मंदिर हैं। राजस्थान राजस्थान में कितने सारे हैं। उड़ीसा उड़ीसा हर जगह। तो किसी का तुम्हें सबसे ज्यादा मैजिकल कौन सा लगता है कि थोड़ा सा सबसे ज्यादा अजीब? कामाख्या। 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 वो कैसी जगह है, क्या है वो? माँ सती की योनि गिरी थी। अच्छा। कामाख्या जो मंदिर है वो शक्तिपीठ में से सबसे प्राचीनतम शक्तिपीठ माना जाता है और सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये वास्तव में है। माना जाता है कि वहां पर गिरी थी। कामाख्या में माँ की योनि गिरी थी।
आज भी अम्बुबाची का मेला होता है, आज भी वहाँ 3 दिन के लिए वहाँ पे रजस्वला होती है। रजस्वला का मतलब मेंसेस होता है, मेंसेस होना, पीरियड्स होता है। तो 3 दिन के लिए होता है और 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है और 3 दिन वो अम्बुबाची का समय बोला जाता है। कामाख्या मंदिर के पास से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है। वो 3 दिन के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पूरी लाल हो जाती है। ओके। साइंटिस्ट भी नहीं सोच सकते कि साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि नदी शायद ना अंदर बहुत आयरन होगा, इस वजह से लाल हो जाती है या फिर कुछ और चीज, पर वो 3 दिन ही क्यों होती है? पहली बात 3 दिन ही क्यों होती है, दूसरी बात तुम्हें खोज में ऐसा क्यों नहीं मिला कुछ? वही, वो 3 दिन ही होती है और 3 दिन बाद फिर वो ठीक हो जाती है। हाँ। और ये हमेशा एग्जैक्ट टाइम पे ही होती है। मैंने इसके बारे में सुना था कि न्यूज़पेपर में एक बार आया था कि लोग जो है ना वो तर्क दे रहे थे कि ऐसे सिंदूर डाल देते हैं इसमें नहीं। बहुत सारा, तो सिंदूर कामाख्या मंदिर में तो हर साल इतने लोग, करोड़ों लोग आते, तो हर साल लाल क्यों नहीं, पूरे साल भर लाल क्यों नहीं होती? वो 3 दिन क्यों लाल होती है? बिल्कुल। तुमको पता है कंदुकेन नाम का वहां पे एक उनका वो हुआ था, साधक माँ कामाख्या का। ज्यादा लंबी पुरानी टाइम की कहानी नहीं है, ये राजा महाराजाओं के टाइम की ही कहानी। कुछ टाइम जब इसका जीर्णोद्धार करवाया था मंदिर का नई तरीके से राजा ने, तो उस टाइम पे कंदुकेन नाम के एक साधक थे जो माँ कामाख्या के बहुत बड़े भक्त थे। ओके। माँ कामाख्या इनके मंत्रों के उच्चारण से नाचती थी उस मंदिर में। अच्छा अच्छा। जब वो आरती करते थे, उनके मंत्रों का उच्चारण करते थे, माँ बहुत प्रसन्न होती थी उनकी आरती से, वो बहुत भाव विभोर हो जाते थे। उस टाइम पे माँ कामाख्या साक्षात रूप से नाचती थी। अभी का जो सिनेरियो हम इसका देखते हैं, क्या बोलते हैं, कामाख्या मंदिर का, तो आसपास बिल्डिंग्स है, होटल्स है, अच्छे खासे पेड़ पौधे थोड़े कम भी हो गए हैं। पर आज से 200-400 साल पहले की जो बात है, उस टाइम पे वहाँ पे शायद बहुत कम लोग रहते होंगे, जंगल टाइप रहता होगा, मंदिर ही रहा होगा। तो उस टाइम लाइट्स भी नहीं थी। ठीक है। उस टाइम का सिनेरियो इमेजिन करके देखो कि क्या रहा होगा उस टाइम पे। वो जो दिए की बाती होती है उसी के अंदर ही दिख जाती थी माँ कामाख्या नाच रही है अंदर वो कमरे के अंदर। जब वो नाचती थी, पूरा नीलांचल पर्वत जो है ना, उनके जो घुंघरू होते थे पैरों के, उस घुंघरू की आवाज से ना बजते थे, पूरा सुनाई देता था सबको वो। तो ये वाली चीज ना वहां पे किसी आदमी ने ना राजा को बता दी कि कंदुकेन जब आरती करते हैं ना, तो माँ कामाख्या साक्षात रूप से आती है और उनके घुंघरू की आवाज भी आती है। तब उस टाइम पे राजा ने कंदुकेन को बुलाया और उसको बोला कि मुझे माँ कामाख्या के दर्शन कराओ। तो उसने बोला मैं माँ कामाख्या के दर्शन ऐसे कैसे करा सकता हूँ, वो तो अपनी इच्छा से आती है और ये तो गलत होगा ना इस तरीके से दर्शन करना। बोले कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम नहीं दर्शन कराओगे तो। डराया, राजा ने डराया उसका। बोले कि ठीक है, मैं प्रतिदिन की तरह जैसे पूजा करता हूँ मैं वैसे ही पूजा करूंगा, तुम आके देख लेना जो कर सकते हो वहाँ पे। तो वो कामाख्या मंदिर में एज इट इज वो पूजा कर रहे थे रोज, हमेशा एज यूजुअल कामाख्या माँ आती है और नाच रही है उनके सामने। मतलब वो भी बहुत खुश होके नाच रही है, मतलब प्रसन्नता के साथ कि उनको आनंद आ रहा है उनको भी। वहाँ पे छोटे छोटे छेद है उस मंदिर में, उस मंदिर के छेद से उस राजा ने उस माँ कामाख्या को देखा था नाचते हुए। और जैसी माँ कामाख्या को देखा ना, उनका तेज इतना प्रबल था। और माँ कामाख्या जो को पता चल गया, जैसे उसने उसको देखा, माँ को देखा, तो माँ ने उसी टाइम पे उसको अंधा कर दिया राजा को, और उसको श्राप दिया कि अभी इसी टाइम पे तू नीलांचल पर्वत का त्याग करेगा, और तेरे कोई भी वंशधर अगर इस नीलांचल पर्वत की तरफ आते हैं, जैसे घूम के भी देखते हैं, तो उसी टाइम पे तेरे पूरे वंश का अंत हो जाएगा। तो आज भी जो उनके वंश है, आज भी जिंदा है उनके वंशज जो राजा के हैं। अगर नीलांचल पर्वत के ऊपर से अगर उनकी फ्लाइट भी जा रही होती है ना, तो वो उस तरफ देखते भी नहीं है, उस मंदिर की तरफ ही नहीं जाते। पर जैसे अम्बुबाची का मेला होता है, कुछ भी होता है, तो उनकी तरफ से जो भी पैसा अनुदान है वो अभी भी माँ के मंदिर में आता है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने कभी ट्राई करा हो ऐसे कि मतलब उनके परिवार में कोई तो ऐसा होगा जो ऐसा मानता होगा कि यार ये सब सिर्फ कही सुनी बातें हैं, एक बार जाके देखूं क्या पता कुछ हो। कोई करेगा क्यों? सोचो, उन्होंने बोला है अगर कोई भी आता है तेरा संपूर्ण वंश समाप्त हो जाएगा। कोई क्यों इतना बड़ा रिस्क लेने जाएगा अपने संपूर्ण वंश समाप्त करने के लिए? एक इंसान को मरने की बात होती तो अलग बात थी, संपूर्ण वंश समाप्त की श्राप दिया था उन्होंने, तो इस वजह से वो मानते रहे। राजा अंधा हो गया और वो नीलांचल पर्वत का त्याग करना पड़ा। और कंदुकेन को उसी टाइम पे माँ ने पाषाण का बना दिया, आज भी मंदिर के सामने वो पत्थर रूप में है। कहते हैं कि वो कंदुकेन है। ओके।
अच्छा एक बात बताओ, मतलब मैं ऐसी मतलब मजाक के लिए पूछ रहा हूँ, याद है हमने माता निकलने की बात करी थी कल? चिकन पॉक्स। हाँ चिकन वो पॉक्स बच्चा की। आज सुबह भी आया था मेरे पास, अच्छा उसको सच में ही चिकन पॉक्स है। अच्छा हाँ अब देखो इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती है। हम लोग बात कर रहे थे शीतला माँ के बारे में, और उसी टाइम पे ज्वारासुर और चिकन पॉक्स की बोल रहे थे कि चिकन पॉक्स, हम बोलने ही जा रहे थे कि चिकन पॉक्स हुआ, तो उसी टाइम पे वो बच्चा आ गया। बिल्कुल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुसलमान होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि मेरी माता निकल रही है, मेरे को जो ये रिचुअल जो हमारे हिंदुओं में होते हैं वो सब मुसलमान भी करते हैं, मुझे नहीं इनका पता कि वो लोग करते नहीं करते, पर निकलती उनको भी है ना? इस प्रकोप से कोई नहीं बचता। हाँ तो उन्हें भी निकलती है, एंड वो ये वाला क्या टॉपिक क्या क्या यूज रिचुअल्स कर रहे हैं करते हैं? मुसलमानों वाला, कहीं नहीं डाल ये देंगे। अरे इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जो है भाई वो है। ये रियलिटी है, निकलती होगी उन्हें। वो सब करते होंगे तो ये सोचने वाली बात है। एक्चुअली क्या है ना, देखो ये जो शीतला माँ का प्रकोप है, प्रकोप क्या बोला जाता है, माँ सभी के शरीर में एक बार आती है हाँ जीवाणु के रूप में, अब वो समाप्त हो जाता है। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हर एक इंसान के शरीर पे होता ही है ये। और इसकी वैक्सीनेशन भी होती है, ओके बचपन में ही लगती है इसकी वैक्सीनेशन सबको। अच्छा बट इसकी वैक्सीनेशन लगने के बावजूद भी लोगों को होता है ये। तो सब बोला जाता है कि ये इस वर्ष में, मतलब जीवन काल में एक बार तो होगा ही होगा, और जिनको हो गया वो दोबारा नहीं होता। ठीक है ठीक है, तो मुस्लिम्स को भी होते हैं, वो अपने रिचुअल्स अपनाते होंगे, जो भी करना करते होंगे। तुमको मैं बताऊं, ये ऐसी चीज है ठीक होना ही होना है। देखो ये तो अलग कंटेंट है कि ये होना ही होना है, ये ठीक तो होना ही बात होना है। है। चाहे बट नॉनवेज घर में कुछ खा लेते हैं, कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, छोक लगा लेते हैं, सामने वाले इंसान को दिक्कत जरूर होगी उस चीज से, पर वो 15 दिन में ठीक हो ही जाएगा वो। मतलब एंड टू एंड वो ठीक ठीक होना ही है, होना चाहे ही वो है, कुछ करे या ना करे, वो ठीक हो ही पर जाएगा। हम लोग प्रिकॉशंस मानते हैं, जैसे हाँ पानी से नहाना बोलते हैं, सर पे रखते हैं वो पानी, फिर नीम के पत्ते, ये सब हम प्रिकॉशंस मतलब उन्हें मानते ज्यादा हैं। दिन होते हैं फिर हाँ, वो हिसाब हम 7 दिन के अंदर रिमूव करवाते हैं, कई लोग 5 दिन में रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, पर कई लोग ऐसे, जैसे मुझे याद है मेरी जब शादी हो रही थी, मेरी शादी वाले ही दिन मेरी सासू माँ को वो हुआ था चिकन पॉक्स। ठीक है ठीक है, अब वो जब चिकन पॉक्स हुआ तो वो शादी में काम नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कुछ भी काम नहीं कर सकती। हम्म। अब शादी में प्याज लहसुन भी बनेगा, घर के बिल्कुल अंदर भी होगा। बनेगा, सब कुछ आएगा। और उसके बाद वो कमरे में बंद थी, उसको मना करा नहीं जा सकता, उसी दिन शादी है। और पूरी शादी के टाइम पे यही सब बनता रहा, लोग आते रहे, शादी से 2 दिन पहले बनता रहा, लोगों का खाना वाना चलता रहा। उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी, क्या करेंगी वो, बड़े बड़े हो गए थे, पानी निकलने लग गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी उनको। तो जब एंड मोमेंट वो जब सब कुछ ठीक हो गया, हम जब पग फेरों के ले गए तब तक वो ठीक हो गई थी, क्योंकि तब 2 या 3 दिन उन्होंने साफ सफाई रख ली थी। जब हम चले गए थे तब 2-4 दिन साफ सफाई रख ली थी, और उसके बाद वो ठीक हो गई। बट अब देखो, मेरी वाइफ को कभी भी वो नहीं हुआ था, चिकन पॉक्स नहीं हुआ था। बट शादी करके हम जब दिल्ली आ गए, दिल्ली आने के 15-20 दिन के बाद उसको भी चिकन पॉक्स हो गया। तुम्हें हुआ है कभी? मुझे बचपन में, देखो निशान है यहाँ पे, कहीं एक निशान होगा, ये बचपन, एक गाल पे भी एक निशान है यहाँ पे, ये 2 निशान मैंने उंगली मार दी थी यहाँ पे। मतलब जिंदगी में कभी ना कभी तो होते हैं, 3-4 दिन होते हैं। 3 या 7 दिन होता है, हमारे घर में किसी को हुआ नहीं था, तो हमारे कंटिन्यू महीने भर सबको कंटिन्यू होता रहा था। मुझे हुआ था, मम्मी को हुआ था, भाई को हुआ था, सबको हुआ था। पर हम लोगों को हो गया ना, और जब मेरी वाइफ को हुआ ना, हम तो एक ही कमरे में रहते थे, तो मुझे नहीं हुआ, उसी को ही हुआ, उसी से ही खत्म हो गया। हाँ क्योंकि तुम्हें हो गया था। ये बड़ी कमाल की चीजें नहीं है? तुमको एक चीज पता है, कुछ चीजें ना बहुत ऐसी होती है कि थोड़ा सोचने पे विचार करते हैं। मैं तुम्हें अपने कुछ सपनों के बारे में बताऊंगा, तुम्हें लगेगा कि कैसे हो सकता है, बट मुझे भी कई बार लगता है कैसे हो सकता है ये। तो शीतला माँ को ना प्रेजेंट किया जाता है सफेद कपड़ों में, इस तरीके से। तो जब मेरी वाइफ को वो हुआ था, क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स हुआ था, तो मैं नीचे सोता था और वो बेड पे सोते थे। तो कमर में दर्द वर्द होता था, तो मैं साइड में सोया, वो दूर थी। तो रात के टाइम पे ना मुझे ऐसा लगा, मेरे सोफे के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है, और वो मुझे बोल रही हंसते हुए कि उस तरफ मत देखना। अब मैं वो देख कर झट करके उठ गया, तो मैंने मम्मी को बताया ये सब क्या था, क्योंकि वो शीतला माँ हो सकती है। एक बूढ़ी औरत तुम्हें दिखी सपने में? सपने में। अच्छा। और उसने मुझे बोला उस तरफ मत देखना। किस तरफ? वाइफ की तरफ।
मुझे कैसे बोला। कैसे बोली? बुढ़िया भयानक नहीं थी, अच्छा, वाइट बाल थे और सफेद कपड़े पहने हुए थे, सोफे पे बैठी हुई थी, बोली कि उस तरफ मत देखना, तुम्हारे हंसते सोफे हुए। पे? हाँ जी, हंसते हुए बोली। बट वो सपना था। तो मुझे सडनली लगा शायद माँ शीतला होगी, पवित्रता की वो रखने के लिए बोल रही है, इस वजह से। और इस बार माँ दुर्गा गज पे आई। पता है आपको, ये हर साल माँ किसी न किसी वाहन पे आती है और इसका निर्धारण हम करते हैं किस दिन माँ का आगमन हो रहा है, किस डे, मतलब मंगलवार हो रहा है या फिर सोमवार हो रहा है, किस दिन नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। तो इस बार माँ का आगमन हुआ था गज पे, और हाँ मुझे ठीक। इस बारे में पता नहीं था। ठीक है। तो वैसे मैं तुमको बता रहा हूँ इस सपने हाँ के हाँ। बारे में, बताना नहीं चाहिए सपना। तो मैंने यहाँ पे बैठा हूँ सपने में, एज इट इज ऐसे। यहीं पर डॉक्टर है हाँ, वहाँ पर? यही क्लिनिक ही सपने में चल रहा है। अब वहाँ से एकदम वो वहाँ पे लिखा है ना, वो मदर, वो जो भी है, क्या? मस्ती वस्ती लिखा हुआ है उस तरफ, अमूल, हाँ हाँ ठीक है उस ठीक है। तरफ से ना हाथी पे बैठ के एक लेडी हाँ हाँ हाँ। उसके ऊपर चढ़ गई, बड़ा सा मुकुट है। ठीक है। और मुझे बहुत धुंधला धुंधला दिखता है, थोड़े नारंगी टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, थोड़ा पुराने ट्रेडिशनल टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा ठीक है सा मुकुट है। ठीक है ठीक ठीक है। है। वो उतर के आती है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो मुझे नहीं पता कौन है, मुझे तो उसी को वही दिखा। हाथी से उतर के यहाँ पे आती है। अब मुझे सपने में ये भी नहीं पता कि वो कौन है, क्या है, मुझे कुछ नहीं। मैं इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे मैंने ना सर ऐसे कर दिया, उनके नीचे जमीन पे टिका ठीक दिया है ठीक सर। है ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं करा, उन्होंने अपना पैर मेरे सर पे रख दिया। अच्छा झट करके सपना भूल गया। अब मैं सपना भूल गया उस दिन, अच्छा। पूरा पूरा भूल गया। अब मैं फिर उसी दिन मैं यहाँ पे क्लिनिक पे बैठा हुआ था। उस टाइम पे मैं ऐसे मोबाइल देख रहा, अपने आप वो जो गूगल पे नीचे न्यूज़ आ जाती है ना, वो न्यूज़ में आया, क्लिक करा, देखा कि इस पे लिखा है माँ ना इस बार गज पे माँ का आगमन हो रहा है। मैंने ना झट करके मेरे दिमाग में ना कल रात के सपने की बात याद आई। अरे मैं तो सपने में ये देखा था। मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी पता है मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था। तो मम्मी ने बोला मुझे बताया कि तुम्हें ये सपना, बोले कि ये सपना किसी को बताते नहीं है, ऐसे भगवान होते सपने, तो ये चीज़ें होती है। वाह। तो पता है तुमको, वो जब मैंने ना ऐसा सोचा कि जो चीज़ मुझे पता ही नहीं थी कि माँ दुर्गा गज पे इस बार सवार होकर आ रही है हाथी पे, वो मुझे बिना पता लगे एक दिन पहले मुझे सपने में कैसे आ सकता है, सपने में। और उन्होंने वो अंदर एंटर होती है, और अंदर एंटर होने के बाद मैं उनको प्रणाम करता हूँ और वो मेरे सर पे पैर रखती है। वो अभी भी मुझे वो सिनेरियो सारा याद है, पर थोड़ा हल्का हल्का धुंधला हो गया वो। चलो तुम्हें मैं अपना एक सपना दिखाता हूँ। दरअसल मैं ना, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल माने जाते हैं, ठीक है। लड्डू गोपाल को हमारे यहाँ मतलब रखा जाता है, उनकी सेवा करी जाती है एक बच्चे के रूप बच्चे के में, रूप में। ठीक है। तो मेरे को ये सपना आया था, मतलब मैं उनके साथ ना काफी टाइम से खेल नहीं रहा, मतलब मजे नहीं, थोड़ा सा बात नहीं कर रहा, थोड़ा कम ध्यान रख रहा हूँ उनका। तो मेरे को ये सपना आया क्योंकि कल मैंने उन्हें उदास भी देखा था थोड़ा। हाँ, उनके ठीक है। चेहरे के हाव भाव बदलते हैं। हाँ। तो मेरे को सपना आया कि मेरे सपने में मैं धर्मशाला में हूँ, और शायद वो वृंदावन की धर्मशाला थी। अच्छा। ठीक है। उसमें काफी सारे लोग हैं, और एक आंटी का एक बच्चा है, बिल्कुल कान्हा की तरह, ठीक है। ऐसे दो घुटनों पे हाथ में लड्डू, ठीक है, ऐसे से चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, ठीक है। और पूरा वो वाइट है, इसको फोन पूरा किया था, आ गया। पूरा वाइट है, ठीक है। स्किनी है, मतलब स्किनी रंग का है पूरा का पूरा। एंड उसकी वही है, मतलब सेम लड्डू है, ठीक है। वो बार बार वो बाहर कूद गया धर्मशाला से, खिड़की से कूद के नीचे आ गया ऐसे करके, ठीक है। अब आंटी कह रही है उसे पकड़, मेरे से बोल रही है। अब मैं भाग के नीचे जा रहा हूँ उसे पकड़ने, ठीक है। उसे पकड़ने जा रहा हूँ, वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ऐसे करके कर रहा है, लेकिन हाथ में नहीं आ रहा मेरे। अब बीच में ना, उस जगह के बीच में एक बाथ टब है, बहुत बड़ा बाथ टब है, एंड उसमें पानी भरा हुआ है। और वो जो बच्चा है ना, वो जाके एकदम छलांग मारता है, उसमें अंदर डुबकी लगाता है, ऐसे ऐसे करके तैरने लग जाता है उसमें। और उसमें जो मंदिर देखा तुमने ये वाला, उसमें ना ये भोले बाबा जी का सांप है, ठीक है। बिल्कुल सेम वो लोहे का सांप उनके आर पार ऐसे ऐसे तैर रहा है, ठीक है। एंड वो ऐसे ऐसे मजे ले रहे हैं, और फिर एकदम ही उस लड्डू ने डुबकी मारी पानी के अंदर, एंड उसके अंदर से शेषनाग निकले, और शेषनाग में कृष्ण जी और राधा जी बोल सकते हैं, क्योंकि अब तुम लक्ष्मी बोल रहे हो, राधा एक ही बात है, ठीक है। वो दोनों बैठे हुए हैं, एंड दोनों मेरे को हंस के देख रहे हैं, बैठे नहीं मतलब लेटे हुए हैं दोनों के ये दोनों। सपना रियल था? ये रियल सपना था। कब की बात है? ये मेरे 3 दिन पहले की बात है। तो वो लक्ष्मी नारायण थे? हाँ, लक्ष्मी नारायण जी थे, ठीक है। ये हो गया एक सपना, कंटिन्यू आया मेरे को। मेरे घर के लक्ष्मी नारायण देखोगे? दिखाओ। तुम्हें दिखाने के लिए बोला था। दिखाओ।
ये मेरे को इसलिए आया था सपना ताकि मैं याद कर सकूँ कि कान्हा मेरे से कहना क्या चाहता है, कि पहले तू मेरे साथ खेलता था, अब तू बिल्कुल भी नहीं खेलता। वाह, ब्यूटीफुल, मेरे घर के लक्ष्मी नारायण है, बहुत सुंदर है। एकदम मंदिर के बीच में सेंटर में बैठे हुए हैं। तुम्हारा मंदिर कैसा है? मार्बल का है। दिखाओ एक तो, कैसे है? वैसे करके तो पीतल की मूर्ति अच्छी है, कैसे लाए? कहाँ से लाए मूर्ति? ऑर्डर पे ये ऑर्डर। वाह, बहुत सुंदर है। श्रृंगार होता है उनका भी। तुम्हारे घर में बहुत मानते हैं। बहुत एकदम, इनके बिना तो कोई नहीं सकता। हर वीरवार को जो कलश दिख रहा है, हाँ हर वीरवार को चेंज होता है। और पूरा लड्डू गोपाल देखना है। हाँ, दिखाओ। छप्पन भोग लगाता है लड्डू गोपाल को। हमारे हिंदू धर्म में ना बहुत सारे देवी देवता हैं। सबसे बड़ी बात है, नास्तिक कोई भी नहीं है। हाँ, नास्तिक कोई भी नहीं है। एटलीस्ट अगर कोई नहीं भी मानता तो किसी ना किसी को तो वो मानता ही है। इन द एंड वो मानता है। मैं वो देख रहा था शॉर्ट्स होते हैं, हाँ, शॉर्ट्स देखता हूँ मैं, तो शॉर्ट्स में कुछ कुछ चीजें ना एकदम लगता है कि हाँ ये एकदम रियल है और ये बात इन्होंने एकदम सच बोली। वाह, बहुत सुंदर है तुम्हारे लड्डू गोपाल। दो है हाँ। नीचे वाला की पूजा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम ये जो अम्बेडकरवादी हैं इनके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये कोई दाल बन देना। नहीं नहीं नहीं, बस ये देखो, इनका हर हर वीरवार को बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए होता है। पता है क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अम्बेडकरवादी हैं, जो ये मतलब हिंदू कुछ कुछ हैं, मतलब कुछ हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही हैं, लेकिन जो ये हैं ये हमेशा ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो बेकार है, हिंदू के देवी देवता बेकार है, या फिर मतलब हिंदू पूरा धर्म बेकार है। मैं बताता हूँ, बता, हम जब ना किसी के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते तो हम उसको बेकार बोल देते हैं, जब कुछ चेंजेस नहीं कर पाते। अब अंबेडकर जी के लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि वो एक अच्छी जगह पे थे, अपना उन्होंने जो भी अपने लाइफ में किया है, उनकी एक अलग थ्योरी है, उन्होंने जो भी किया हो। बट उनकी बोलते हैं हम जो चीज़ कर जाते हैं अपनी लाइफ में ना, उसके लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी आने वाली जनरेशन पे। बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए उस चीज़ को। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अंबेडकर जी की जो सिचुएशन थी, जैसे पढ़ने ना दिया जाना, जाति से लेकर उनको ऐसी चीजें, प्रताड़ना सहना उनके टाइम पे, बिल्कुल सेम प्रताड़ना उन्होंने भी सही थी, रामदेव बाबा ने। अच्छा, रामदेव बाबा जी, मैंने उनकी भी बायोग्राफी देखी थी थोड़ी, तो वो भी शेड्यूल कास्ट के रामदेव बाबा में। बट दोनों में क्या चेंज है तुम बताओ? रामदेव बाबा जो है वो भी उसी जाति प्रथा का शिकार हुए जो अंबेडकर जी हुए। ठीक है। अंबेडकर जी ने अपने और अपने जो जाति के जो लोग हैं उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनवा दिया, ताकि कोई भी इस चीज से प्रोटेक्ट ना हो। ठीक है। और ये मीन्स जैसे जैसे कानून की आत्मा बोला जाता है, जैसे मोरल वो बोलते हैं ना कि जो हमारे कानून हैं, हाँ, एथिक्स, हाँ, जैसे कि पढ़ने लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, सारी चीजें अधिकार जो होते हैं वो सब चीजें सबको दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और उनका एक चीज था भी, मैं जन्म हिंदू लेकर हुआ पर मरूंगा नहीं। ठीक है। ये जो शब्द है ये इतना सा स्लोगन नहीं है, ये लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट करने वाला स्लोगन हुआ। इन्होंने क्या करा, एक अलग ही कम्युनिटी बना दी, भीम। ठीक है, इनकी पूजा करते हैं। तुम भगवान को नहीं मानते तो भीम चालीसा क्यों बनाई? सही बात है ना? तुम भगवान के व्रत की